हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है यार, इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है। इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है दो बंदों को, जिनका नाम है हमारे पास हिवेसी एंड लेवी इन द ईयर ऑफ 1936 हिवेसी और लेवी को क्रेडिट जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। कई बार एक नंबर में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई डिस्कवरी किसने की थी, हिवेसी और लेवी ने की थी 1936 में। इतनी बात क्लियर है। अगर हम बात कर लें यार कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का एक जर्नल इंट्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, तो इस नाम से ही हम इसका इंट्रोडक्शन पता लगाएंगे कि जिस हिसाब से लिखा हुआ है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सैंपल है और उस पर हमें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस परफॉर्म करनी है, तो उसका जर्नल इंट्रोडक्शन क्या है कि अगर कोई सैंपल है उस पे हम क्या कर रहे हैं, क्या न्यूट्रॉन्स की जो ना बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। और न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाने के बाद क्या हो रहा है कि यार वो सैंपल जो हो रहा है वो एक्टिवेट हो रहा है। वो सैंपल क्या हो रहा है, वो भाई एक्टिवेट हो रहा है, वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। कैसे होती है एक्साइटेड स्टेट, क्या चीजें होती है, वो हम आगे प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। बट द जर्नल इंट्रोडक्शन इज दैट कि यार कोई भी एक सैंपल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि यार सैंपल्स जो हो रहे हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। सैंपल्स क्या हो रहे हैं, वही एक्टिवेट हो रहे हैं। और उस टाइम क्या बनता है, जब न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाता है, न्यूट्रॉन क्या होगा, कैप्चर हो जाएगा, तो जो हमारे पास एक ओरिजिनल सैंपल है, जो ओरिजिनल सैंपल है वो हमारे पास क्या करेगा, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना लेगा या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लेगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लेगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जब बन जाता है तब एक सर्टेन उसका हाफ लाइफ होता है, सर्टेन उसका डिके पीरियड होता है कि भाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास डिके करेगा, तो उसका एक हाफ लाइफ पीरियड होता है। हाफ लाइफ पीरियड जब होगा तो हम उसके हाफ लाइफ पीरियड को ना, कि भाई एक ओरिजिनल सैंपल, एक ओरिजिनल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड था, वो डिके हो गया, हाफ लाइफ पीरियड हमने उसका निकाल लिया। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ होता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि यार क्या बोल सकते हैं कि किस तरीके का एलिमेंट है, किस तरीके का हमारे पास सैंपल है और कितनी हमारे पास कंसंट्रेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेडिएशन और द टाइप ऑफ पार्टिकल, कि किस तरीके की रेडिएशन और कितना पार्टिकल्स हमारे पास निकल रहे हैं, किसमें से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में से, या हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। जो कैसे बनाए, जब हमने ओरिजिनल सैंपल को बॉम्बार्ड करवाया, किससे, बौछार करवाई, किसकी, न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, तो वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट हो गया या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास एक जर्नल इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, 2-3 लाइनें लिख सकते हैं अपन कि यार जर्नल इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि जर्नल इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्या है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गई कि भाई किसी ओरिजिनल सैंपल पे हमने क्या करा, किसी न्यूट्रॉन्स की ना बॉम्बार्डमेंट करवा दी, और उसके बाद क्या हो गया कि दैट ओरिजिनल सैंपल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम बोल सकते हैं या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हम बोल सकते हैं। तो बॉम्बार्डमेंट कराने के बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया। देन थर्ड स्टेप पे अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं सिंपल तरीके से, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बाद इसका क्या होगा, एक हाफ लाइफ पीरियड होगा, डिके पीरियड होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार डिटरमाइनिंग द हाफ लाइफ, डिटरमाइनिंग द हाफ लाइफ और डिके पीरियड या हाफ लाइफ को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और एक पर्टिकुलर सैंपल का पर्टिकुलर हाफ लाइफ होता है, उससे हम क्वालिटी भी बता सकते हैं और हम उसकी कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं। देयरफॉर न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक, कि भाई कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं और क्वालिटी भी बता सकते हैं। ये 3 पॉइंट मेन आते हैं इन द NAA इंट्रोडक्शन, कि भाई सबसे पहले ओरिजिनल सैंपल बॉम्बार्डमेंट, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स विल बी गेट डिकेड ऑफ द हाफ टाइम्स। जो हमारे पास हाफ टाइम आएगा उसको हम सेट कर लेंगे, देख लेंगे कि यार कौन से एलिमेंट का क्या क्या आ रहा है, तो हम उसकी क्वालिटी और कंसंट्रेशन ये दोनों बता सकते हैं। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ, हम बोल सकते हैं क्या है
कि यार न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। अगर हम बात कर लेते हैं कि यार व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, प्रिंसिपल ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका और बड़ा आसान प्रिंसिपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी समझने में। ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल की, अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट, जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है वो हम मान लेते हैं यहाँ टारगेटेड न्यूक्लियाई। टारगेटेड न्यूक्लियाई मतलब जो हमारे पास सैंपल है, समझ में आ रहा है बात, कि जो हमारे पास टारगेटेड न्यूक्लियस है ये हमारे पास, जो हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, दिस इज अ न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन है जिसको हमें बॉम्बार्ड करवाना है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन से कंसीडर करके चल रहे हैं कि भाई न्यूट्रॉन को हमें बॉम्बार्ड करवाना है किस पे, टारगेटेड न्यूक्लियस पे, टारगेटेड न्यूक्लियस पे हमें बॉम्बार्ड करवाना है। जस्ट इमेजिन करेंगे यार कि यार हमारे पास जो टारगेटेड न्यूक्लियस है उस पे हमने बॉम्बार्ड करवा दिया न्यूट्रॉन्स को, उसके बाद क्या होगा, कि ये जो टारगेटेड न्यूक्लियस है वो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस। भाई न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाया किस पे, टारगेटेड न्यूक्लियस पे, जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है। ओरिजिनल सैंपल पे जब हमने बॉम्बार्ड करवाया तो हमारे पास क्या बन गया, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस बन गया। अब ये एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस हमारे पास क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस हमारे पास क्या करेगा, यहां पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ये हमारे पास क्या करेगा यार, हमारे पास पीजी दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस देगा, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस देगा। मतलब एक्साइटेड न्यूक्लियस जो होगा वो डी एक्साइट होगा। कोई भी जो एटम है वो ज्यादा देर तक एक्साइट नहीं रह सकता, कोई भी एटम जो है हमारे पास ज्यादा देर तक एक्साइटेड नहीं रह सकता। तो देयरफॉर एक्साइटेड स्टेट से वो डी एक्साइट करेगा तो वो हमारे पास क्या करेगा यार, गामा रेज प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस ने गामा रेज प्रोड्यूस करी तो उसने क्या करा कि यार इसके बाद टारगेट जब हमने करा और प्रॉम्प्ट गामा रेज उसने निकाल दी तो रिजल्टेंट में हमारे पास क्या बनेगा यार, हमारे पास बन जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ये बात ध्यान रखना है कि एकदम से हमने क्या करा कि यार किसी एक पर्टिकुलर जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल था उस पे हमने न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करवाया, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल सैंपल था वो एक्साइट हो गया, वो एक्साइटेड ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए उसने क्या किया यार, गामा रेज का प्रोडक्शन कर दिया। जैसे ही गामा रेज का प्रोडक्शन करा, दीज गामा रेज आर कॉल्ड एज द प्रॉम्प्ट गामा रेज, जो पहले निकल रही है। इसके बाद क्या हुआ कि यार गामा रेज निकलने के बाद इसने क्या करा कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लिया। क्या बना लिया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लिया, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप बना लिया। अब क्या होगा कि यार रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसके बाद क्या करेंगे, इसका हाफ लाइफ चेक करेंगे, या मतलब अब ये डिके करेगा। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वो डिके करता है। तो अब यहां पे जब ये डिके करेगा तो दो तरीके की हमारे पास चीजें निकलती हैं, हमारे पास एक तो निकलता है डिलेड गामा रेज निकल रही हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास बीटा पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती हैं कि जब भी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट अगर करेगा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जब डी एक्साइट करा तो उसने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना लिया। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करेगा कि यार जब इसका हाफ लाइफ होगा, जब ये डिके करेगा तो दे विल बी फॉर्मिंग द, क्या कहते हैं, डिलेड गामा रेज और द बीटा पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब जब इन्होंने ये प्रोड्यूस कर दिया तो हमारे पास एक सिंपल स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो अगर वो डिके कर गया तो हमारे पास क्या बनेगा, स्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ध्यान देखने वाली बात ये है, प्रिंसिपल में ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारे पास जब भी हमने टारगेट करवाया तो एक्साइट हुआ, और उस टाइम स्टेबल बनने के लिए, डी एक्साइट होने के लिए उसने सबसे पहले क्या करा यार, गामा रेज का प्रोडक्शन कर दिया। पर जैसे ही गामा रेज का प्रोडक्शन करा वो पहले निकली, तो अगर हमने जैसे ही गामा रेज का प्रोडक्शन करा तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बन गया। और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बनने के बाद तब एक और बार उसने क्या करा कि यार गामा रेज निकाली और बीटा पार्टिकल्स निकाली। तो जो पहले निकल रही है गामा रेज, दीज आर कंसीडर्ड एज द प्रॉम्प्ट गामा रेज, और जो बाद में निकल रही है उसको हम बोल रहे हैं कि यार डिलेड गामा रेज। डिलेड इन द सेंस जो बाद में निकल रही है, लेट हो जाना। डिलेड मतलब क्या होता है, लेट हो जाना, तो वो बाद में निकल रही है, दीज आर कंसीडर्ड एज द डिलेड गामा रेज। इतनी बात समझ में आनी चाहिए।
अब अगर हम यहाँ पे आगे थोड़ी सी बात कर ले, आई होप सो गाइस प्रिंसिपल क्लियर होगा, इतनी बात क्लियर होगी। तो आगे हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास दो तरीके के पार्टिकल्स निकल रहे हैं इस प्रिंसिपल में, दो तरीके के पार्टिकल्स निकल रहे हैं। एक तो हमारे पास गामा रेज निकल रही हैं, एक हमारे पास गामा रेज निकल रही हैं, जो हमारे पास प्रॉम्प्ट गामा रेज हैं, और एक हमारे पास डिलेड गामा रेज है। ये हमारे पास समझ में आ गई यार, प्रॉम्प्ट ये रही, डिलेड ये रही, इतनी बात समझ में आती। फिर हमारे पास दूसरा चीज निकला यार, हमारे पास दूसरी चीज निकली बीटा पार्टिकल्स। हमारे पास क्या निकला? बीटा पार्टिकल्स। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, बीटा पार्टिकल्स। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो गामा रेज है ना वो निकल रही हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है कि यार एक सर्टेन क्वांटाइज्ड एनर्जी है, पर कैसे निकल रही है? डिस्क्रीट निकल रही है। और बीटा पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली निकलेंगे, बीटा पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली निकलेंगे। मतलब कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यार कॉन्टिन्यूअस हो रही है कोई चीज और कोई डिस्क्रीट हो रही है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। बट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज द क्वांटाइज्ड, बट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, गामा रेज और बीटा पार्टिकल्स। गामा रेज विल बी डिस्क्रीट एंड बीटा पार्टिकल्स विल बी कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम जब NaAA कर रहे हैं, NaA कर रहे हैं, तो हम किसको ज्यादा स्टडी करते हैं? हम ज्यादा स्टडी करते हैं यार गामा रेज को, ज्यादा स्टडी करते हैं हम किसको? गामा रेज को। और दूसरी बात अगर हम बात करें, कोई पूछे सेंसिटिविटी किसमें ज्यादा होती है, कि भाई अगर हम स्टडी करें तो हमारे पास सेंसिटिविटी किसमें ज्यादा होगी? बीटा पार्टिकल्स में। ध्यान रखेंगे कि NaA में हम स्टडी करते हैं मेनली स्टडी करते हैं गामा रेज को, बट सेंसिटिविटी हमारे पास किसमें ज्यादा होती है? बीटा पार्टिकल्स में। सेंसिटिविटी हमारे पास ज्यादा होती है बीटा पार्टिकल्स में। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यार प्रॉम्प्ट गामा रेज और क्या कहते हैं डिलेड गामा रेज NaA क्या होती है। प्रॉम्प्ट गामा रेज और डिलेड गामा रेज NaA क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं NaA को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल को, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिस पे हमने क्या करा, जो हमारे पास टारगेट एलिमेंट है उस पे हमने न्यूट्रॉन का बोmbardment करवाया और उसने क्या हुआ, वो एक्साइट हो गया और देन दे विल प्रोड्यूस द प्रॉम्प्ट गामा रेज, जो मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया। तो डिटेक्टर क्या करता है? उसी को डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्टर क्या करता है? उसी को डिटेक्ट कर लेता है। तो हमारे पास एक तरीके की NaA आती है, दैट इज PGNaA, दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इस तरीके की न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को बोला जाता है प्रॉम्प्ट गामा रेज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसमें पहले वाली निकलने वाली जो गामा रेज है उसी को स्टडी करके उस एलिमेंटल की क्वांटिटी और क्वालिटी बताई जा रही है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास किस तरीके, कब कब हम यूज कर सकते हैं? कब कब हम यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं कि यार उन एलिमेंट्स का, उन टारगेट न्यूक्लियस का जिनका हम बोल सकते हैं न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया, न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया, कि न्यूट्रॉन को लेने का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। वो हमारे पास क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया ज्यादा है, न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया, कैप्चरिंग एरिया ज्यादा है। ठीक है, न्यूट्रॉन कैप्चरिंग एरिया हमारे पास ज्यादा है। उन तरीके के टारगेट न्यूक्लियस पे हम परफॉर्म कर सकते हैं इनको। दूसरा हम किस में कर सकते हैं कि यार जब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो वो डी एक्साइट होगी, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन से निकलेगी। और जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना तो हमारे पास एक डिलेड हमारे पास क्या बनेगी? डिलेड गामा रेज बनेगी। उन तरीके की टारगेट न्यूक्लियस में जिनमें डिलेड गामा रेज इतनी एफिशिएंट नहीं होती टू परफॉर्म NaA। याद रखेंगे कि सेकंड क्राइटेरिया क्या है? वो टारगेट न्यूक्लियस जिनमें डिलेड गामा रेज की एफिशिएंसी इतनी नहीं होती जिससे हम NaA को परफॉर्म कर लें। तो उस टाइम हम क्या करेंगे? PGNaA को ही प्रेफरेंस देंगे, प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशन से न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को ही हम क्या करेंगे? वो देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो हमारे पास क्या है किसमें, जो हम बोल सकते हैं डिलेड गामा रेज NaA नॉट एफिशिएंट, नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट इन द सेंस कि भाई हमारे पास इतनी डिलेड गामा रेज की इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि हम उसको NaA में यूज कर सकें। दूसरी होगी बात, ये क्लियर होनी चाहिए बात। आगे हम तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात में क्या आता है कि हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास क्या बना, एक्साइटेड न्यूक्लियस बना और उसने दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेज बाहर दे दी। और प्रॉम्प्ट गामा रेज बाहर देने के बाद उसने रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया ही नहीं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाया ही नहीं। उसने क्या करा कि यार हमने स्टेबल न्यूक्लियस बना लिया। तो स्टेबल न्यूक्लियस पहले ही बना लिया तो उसमें तो डिलेड गामा रेज निकलेंगी नहीं। और उस टाइम क्या होगा कि हमारे पास PGNaA विल बी द ओनली क्राइटेरिया कि हम उसकी NaA परफॉर्म कर सकें। तो तीसरा क्राइटेरिया हो गया जिसमें हमारे पास डिलेड गामा रेज
निकलेंगी ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? बिकॉज स्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा, स्टेबल आइसोटोप बन जाएगा, स्टेबल आइसोटोप बन जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि भाई पीजी निकली, प्रॉम्प्ट गामा रेज निकली, उस टाइम रेडियो एक्टिव बनना चाहिए था पर नहीं बना, स्टेबल आइसोटोप बन गया। तो उस टाइम हम बस पीजी को स्टडी करके न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को हम परफॉर्म कर लेंगे। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास पीजीएनएए का हमारे पास एक जर्नल क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि यार हमारे पास डिलेड गामा रेज एनएए हम किस में परफॉर्म कर सकते हैं। डिलेड गामा रेज एनएए किस में परफॉर्म कर सकते हैं? देखो पीजीएनएए में ना एक लाइन लिखी रहती है कि यार शॉर्ट इरेडिएशन एंड शॉर्ट इमिटिंग, दैट इज हम बोल सकते हैं कि यार हम ना एक ओरिजिनल सोर्स को कम देर तक न्यूट्रॉन दे रहे हैं और उतने में ही उसने क्या करा कि यार पीजीएनएए दैट इज प्रॉम्प्ट गामा रेडिएशंस दे दी। तो शॉर्ट इरेडिएशन टाइम हो गया ना इसका, शॉर्ट इरेडिएशन टाइम होता है, ध्यान रखेंगे, शॉर्ट इरेडिएशन टाइम, शॉर्ट इरेडिएशन टाइम, इतनी बात ध्यान रखना है, शॉर्ट इरेडिएशन टाइम। जस्ट अपोजिट टू दैट कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिलेड गामा रेज एनएए, इसमें क्या होता है हमारे पास लॉन्ग इरेडिएशन टाइम होता है, लॉन्ग इरेडिएशन टाइम। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई, लॉन्ग इरेडिएशन टाइम होता है। इसके साथ साथ जो डीजीएनए है दैट इज डिलेड गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इसमें हम मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को इसी की तरीके से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए यार मोस्ट ऑफ द केसेस में हम हमारे पास क्या ही अपना अप्लाई करते हैं, डिलेड गामा रेज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। ये बहुत कम चीजों में यूज होती है जिनमें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या कंडीशन होंगी, वो क्लियर होनी चाहिए बात कि भाई डिलेड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस लॉन्ग इरेडिएशन टाइम है, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में हम यही यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में कहता है कि इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। तो देयरफॉर हम जो हमारे पास हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है भाई पता लगाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है, तो एनएए को हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स की जो एलिमेंटल एनालिसिस करनी होती है उसमें भी हम यूज करते हैं। दिस इज अ फैक्ट अबाउट एनएए, याद रखेंगे। तो आई होप सो गाइज आपको इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल को समझ में आया होगा। प्रिंसिपल मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्रॉम्प्ट गामा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैसे किस टाइम हम यूज करेंगे और क्या